हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। 10 जुलाई के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दो एडिटोरियल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो हमारे दो एडिटोरियल डिस्कस करने का होता है, पहला आर्टिकल है इन डिफेंस ऑफ इंडियाज नॉइजी डेमोक्रेसी। हमने बहुत बार ये सुना और बहुत बार हम कहते भी हैं कि इंडिया इसलिए डेवलप नहीं हो पाया सर क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आओ, कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर देता है, तो कैसे वो संभव होगा। और चाइना इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट को होने ही नहीं देते हैं वहां पे, इसलिए डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से है ना। हम जब भी इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं कि एक समय पे अगर हम देखो तो इंडिया और चाइना सेम लेवल पे थे, लेकिन आज चाइना कितना ज्यादा आगे पहुंच गया इकोनॉमिक टर्म्स में, लेकिन इंडिया नहीं पहुंच पाया है। और इसका रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेसी। यूजली यही बोला जाता है, कई बार कॉमेंट सेक्शन में भी किसी ने मेंशन किया था, तो उन सभी का जवाब में ये राइटर कुछ कह रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि कल को कोई हमसे भी पूछे, ठीक है, आपसे इंटरव्यू में भी कोई पूछे कि क्या जो डेमोक्रेसी है वो एंटी डेवलपमेंट है, क्या वो इंडिया के डेवलपमेंट के एक तरीके से रोड़ा है, तो आप उसको कुछ ना कुछ, रोड़ा मतलब रुकावट, ठीक है, जिसे नहीं पता तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे राइटर कहना क्या चाह रहे हैं। चाइना's डेवलपमेंट पाथवे ओवर द लास्ट सेंचुरी हैज बीन स्पेक्टेक्युलर, ठीक है। नो कंट्री इन द हिस्ट्री हैव एवर ग्रोन फास्टर एंड मोर डायनामिकली। चाइना जितनी स्पीड से ग्रो किया है, हम पूरी हिस्ट्री में देखें तो कोई भी कंट्री इतने कम समय में इतना ज्यादा डेवलपमेंट किसी ने अचीव नहीं किया। यूएसए को देखो, यूके को देखो, डेवलपमेंट सब जगह हुआ है, लेकिन इतने कम समय में इतना ज्यादा डेवलपमेंट जो चाइना ने किया है वो अनबीटेबल है। वैसा हमने पहले कभी नहीं देखा है। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, नॉट ओनली हैव हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हैव लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, सोशल इंडिकेटर्स हैव बीन इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली। और ऐसा नहीं है डेवलपमेंट के साथ साथ वहां पे मिलियंस लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। वहां के जो सोशल इंडिकेटर्स है, लाइक विमेन कितने स्कूल में पढ़ी, जितने भी जो अदर सोशल जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, वो सारे बहुत अच्छे हैं। वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। चाइना की रैंकिंग बहुत सही है वहां पे। इंडियाज डेवलपमेंट रिकॉर्ड हैव मच मोर मिक्स्ड। Since 1990s, the Indian economy have grown impressively, but it remains far behind China in its global competitiveness. ऐसा नहीं है कि इंडिया ने भी ग्रो नहीं किया। अगर हम 1947 की इंडिया को देखें और आज का इंडिया देखें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। स्पेशली अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में देखें, ठीक है, स्पेशली अगर हम 21st सेंचुरी से देखें तो इंडिया ने एक फिनोमिनल ग्रोथ हमको देखने को मिली है इंडिया की तरफ से, लेकिन उतनी नहीं है कंपेरेबल टू चाइना। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो हमारी ग्रोथ कम रही है, ठीक है, ये राइटर कह रहे हैं। Poverty has come down, but employment prospect for majority remain limited to low wage informal sectors. Job are by definition precarious. ठीक है, इंडिया में भी पॉवर्टी से बहुत ज्यादा लोग बाहर आए हैं, लेकिन अब लोग कहां पे काम कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में। जो एम्प्लॉयमेंट मिला वो मिला कहां पे? इनफॉर्मल सेक्टर में मिला ना। इनफॉर्मल सेक्टर में हमने वैसे भी देखा है कि कितनी ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो इंडिया में लोग पॉवर्टी से बाहर आए, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिला है कंपेरेबल टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में। मे बी मोस्ट स्टार्टिंग ऑफ ऑल, इंप्रूवमेंट इन द बेसिक सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैव लेड सो मच दैट Jean Race and Amartya Sen have pointed out that India has actually fallen behind Bangladesh and Pakistan. और अगर हम हमारी कंट्री के सोशल इंडिकेटर्स देखें तो हमारे सोशल इंडिकेटर्स बांग्लादेश से भी पीछे हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि चैनल पे अभी भी अपलोडेड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन क्या उससे नौकरी करवाओ। उसमें मैंने सोशल इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। एक बार आप वो वीडियो देखना, उसमें तब मैंने बताया था कि कितना हमारे यहाँ वुमेन के साथ में किस तरीके से, और वो जो सोशल इंडिकेटर है विमेन एंड मैन वाला, वो कितना कम है। और हमसे ज्यादा अच्छा तो बांग्लादेश और ये परफॉर्म कर रहे हैं इस मामले में। तो यहां पे बात की गई कि डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ही स्लो हो रहा है। अगर हम कंक्लूजन निकालें तो डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत स्लो है कंपेरेबल टू चाइना, ठीक है। The two democratic line. Comparing these two records, some commentators, including the voices in government, have drawn a facile lesson. India's problem is that it is just too democratic, unlike China, making implementing key decision about public investment and various reform is impossible in the deal of multiple contrary democratic view. What is needed is the firmer and the more independent form of decision making that are insulted from the cacophony.
अब ऐसा कहा गया है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सरकार ये काम करती तो वो बोल देते हैं नहीं 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 नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीएसटी बहुत पहले आ जाता, लेकिन तब जो आज की सरकार है तब उन्हीं ने इसको अपोज किया। जब अभी जीएसटी आया तो जो अभी अपोजिशन में थे उन्होंने अपोज किया। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स आने ही नहीं देते हैं, सब अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं कि जब हमारे यहाँ आएगा तब हम ये इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं होने नहीं दे रही है। ये कुछ लोगों का कहना है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। The line is thinking at the various time embraced by the sections of left Leninism। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो ऐसा सोचते हैं, कैसा कि डेमोक्रेसी जो है वो डेवलपमेंट नहीं होने दे पा रही है, ये एक तरीके से लेनिनिज्म की सोच को दर्शाता है। लेनिनिज्म अगर किसी को नहीं पता हो तो एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, जिसे मार्क्सिज्म पता हो तो मार्क्सिज्म का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है, एकदम पूरी लेफ्ट वाली फिलॉसफी की, ज्यादा भी वैसा नहीं होने देना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है, लेकिन आजकल ये राइट विंग के लीडर्स में भी हमको देखने को मिली है, लाइक डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, ठीक है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है। लेकिन अब यहाँ पे जो राइटर हैं, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, जो राइटर है यहाँ पे वो भी कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेटिक हो गए, वो भी कुछ ज्यादा ही बोल गए। तो ये वाली चीज हमारे लिए काम की नहीं है। इसको बस मैंने स्लाइड में इसलिए मेंशन करा था कि आपको पता हो कि हमें एग्जाम में कौन सी चीज नहीं लिखनी है। ये चीज कोई काम की नहीं है, हमें लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना है। द स्ट्रेंजनेस ऑफ दीज बेड फेलोज अलोन शुड बी कॉज ऑफ अलार्म, बट इन द करंट मूवमेंट इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर व्हाई कंपैरिजन विद चाइना आर नॉट ओनली स्पेशियस बट वेरी डेंजरस। अब वो बता रहे हैं कि चाइना से कंपेयर करना डेंजरस हो सकता है, ठीक है। डेंजरस कैसे हो सकता है, मैं आपको एक शॉर्ट समरी में इसको बता देता हूं। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ने बहुत ज्यादा, अगर आप वहां पे लोगों को देखेंगे तो कल्चरल रिवॉल्यूशंस के थ्रू उन्होंने नेबरहुड से अपने रिश्ते बिगाड़े। फिर जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वहां पे कितने लोगों की हत्या, मतलब कितने बच्चे और कितनी फैमिलीज को उसके कारण सहना पड़ा। देन अगर हम देखें तो वहां पे उइगर मुस्लिम्स के साथ में कितनी प्रताड़ना हो रही है, वहां पे कई लाखों में लोग मर गए हैं और पता भी नहीं चला है। तो चाइना ने अपने डेवलपमेंट की कीमत ये दी है, इतने लोगों की मृत्यु, इतने लोगों का कष्ट, इतने लोगों का दुख, ये सारी चीजें चाइना ने अपने डेवलपमेंट के उसमें दी है। और ये जो चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। आपको भी पता है कि चाइना में कैसी क्लोज इकोनॉमी है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है बाहर का, और वहां पे कुछ आने नहीं देते, और वहां पे किस हिसाब से लोगों के साथ में प्रताड़ना होती है, ठीक है। वहां पे लोगों को मार दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो चाइना ने एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करी है उस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, चाइना में। और ये सब किसने किया है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसके बिना डेवलपमेंट नहीं कर सकती थी, डेवलपमेंट कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ अपना डोमिनेंट पोजीशन दिखाने के लिए, अपनी सिर्फ पावर दिखाने के लिए, अपने सिर्फ वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं। आप सोचिए, ये चीज अगर इंडिया में हो जाए तो आपको बोलने नहीं दिया जाए, आपकी आवाज दबा के रखी जाए, यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया जाए कि और लोगों को मार भी दे, उइगर्स, मुस्लिम जैसे वगैरह, जिस हिसाब से वहां पे चीजें हैं, इस हिसाब से अगर इंडिया में होने लग गया तो क्या आप रह पाएंगे। तो चाइना ने जिस हिसाब से किया है वो हम नहीं कर सकते हैं, और चाइना ने बहुत अलग तरीके से अपना डेवलपमेंट किया है। प्लस उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि जहां डेमोक्रेसी है वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह के एग्जाम्पल लिया है कि अफ्रीका और वेस्ट एशिया में हमने देखा है कि वहां अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, कहीं मिलिट्री के पास में पावर है, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहां जब तक डेमोक्रेसी नहीं आई है तब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो भी मिलिट्री वगैरह होती हैं वो सत्ता अपने पास में रख लेती हैं, वो अपने गेन्स के लिए यूटिलाइज करती है उसको। तो ये कहना बहुत ऐसा है कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है वही डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम काउंटर कर सकते हैं। चाइना के एक अलग एग्जांपल है, चाइना ने तो वहां पे इतनी लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है, वहां पे इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स के साथ वायलेशन हुआ है। लेकिन हम दूसरी कंट्री पे देखें जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां मिलिट्री के पास पावर है या डिक्टेटरशिप है, ठीक है, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे राइटर एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे तमिलनाडु और केरला का। वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बार बार चेंज इन गवर्नमेंट होता रहता है, कभी तुम कभी हम, मतलब बार बार चेंज इन पॉलिटिकल पार्टीज होते रहता है। तो वहां पे क्या होता है,
इन दो स्टेट्स में अगर हम देखें तो इन दो स्टेट्स में हमें ये देखने को मिला है कि एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इंडिकेटर्स केरला और तमिलनाडु के बहुत सही हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वही फिर यहाँ पे राइटर ने गुजरात से कंपेयर किया है कि गुजरात में हमने देखा कि डेवलपमेंट बहुत सही हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टमेंट हुआ है, लेकिन वहां पे जो सोशल इंक्लूजन वाली प्रॉब्लम है, मतलब डेवलपमेंट सबके साथ में नहीं हुआ है, वहां पे कुछ कम्युनिटीज को छोड़ दिया गया है क्योंकि वहां पे एक ही सरकार बहुत लंबे टाइम से है। तो ऐसा यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, ठीक है। और तमिलनाडु और केरला में सबका डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होना जरूरी है, सरकार बदलना जरूरी है। आप अगर सोचो कि सिर्फ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप से हो जाएगा तो नहीं होगा। इसका एग्जांपल कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और उन्होंने दिया ही है कि वहां पे जब तक डेमोक्रेसी नहीं आई है तब तक वहां पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, और ये जो मिलिट्री वाले हैं ये सिर्फ अपने गेन के लिए पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। इंडियाज नॉइजी डेमोक्रेसी, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि इंडिया में नॉइजी डेमोक्रेसी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सरकार को एक तरीके से सवाल उठाती है, ये एक नेगोशिएशन वाला पॉइंट होता है, ठीक है। हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है, सिटीजन्स मोर अवेयर होते हैं, हम अपनी राइट्स को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो डेमोक्रेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही उसके साथ में डेवलपमेंट कम मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, लेकिन वो डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनिंग होगा, वो डेवलपमेंट एक बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी धीरे धीरे वो सारी चीजें खोखली होती जाएगी, ठीक है। तो इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो लॉन्ग रन में बहुत सस्टेनेबल होगा, ठीक है। ये चीज हुई आपको क्लियर। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे आर्टिकल की। इसकी मैंने आपको एक समरी बता दी, उसी के नीचे एक आर्टिकल दिया है हिंदू में पेज नंबर 8 पे, द बार ऑन क्रिटिसिज्म दैट मजल्स द एडवोकेट, ठीक है। अब द बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसमें सारे एडवोकेट्स वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी है, हाई कोर्ट लेवल पे भी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्ट के थ्रू कुछ चेंजेस लेके आए हैं, कुछ अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आए हैं। तो एक बार उसको देखते हैं कि ये सिनेरियो हो क्या रहा है। द न्यू बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फ्लाइज इन द फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। अब यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि जो न्यू बार रूल्स हैं वो जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, जहां पे एडवोकेट्स वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, एडवोकेट्स की कम्युनिटी है, सारे वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं। ये हाई कोर्ट लेवल पे भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी होते हैं और अलग अलग हाई कोर्ट के भी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो न्यू बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके जो नए रूल्स आए हैं, ठीक है, इनके जो नए रूल्स आए हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का एक तरीके से कर्टेलमेंट है, जो अभी नए रूल्स आए हैं। अब वो नए रूल्स क्या है अभी वो आपको समझ में आएगा। ऑन जून 25, 2021 अमेंडमेंट्स टू द बार Council of India's rules which govern the professional conduct and etiquette of advocates were notified. यहाँ पे जून 25 को कुछ नए रूल्स यहाँ पे नोटिफाइड किए गए थे। They renders advocate liable for disciplinary proceedings for making disparaging statements about a court, judge, the Bar Council of India, or a state bar council or its member. The consequences include suspension or disbarment. The amendment clarifies that healthy and bona fide criticism made in the good faith shall not be treated as a misconduct. अब बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि नए रूल्स में ये बताया गया है कि जो ये एडवोकेट्स वगैरह होते हैं ना, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो एडवोकेट्स वगैरह सब रजिस्टर्ड होते हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो चीज़ नहीं चलेगी। आपको या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या आपको आपकी नौकरी से ही आप अपने हाथ धो बैठेंगे। तो एक तरीके से ये आर्ग्यूमेंट है कि भैया हमें तो अगर हम इनको कहीं कुछ क्रिटिसाइज है, इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, तो ये कहीं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे तो एक तरीके से खतरा है। चैलेंजेस वर मोटेड बिफोर द हाई कोर्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द अमेंडमेंट्स वर नोटिफाइड। अब जब ये अमेंडमेंट आया तब वैसे ही बहुत सारे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केसेस चले गए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चले गए। अभी अमेंडमेंट इंप्लीमेंट्स नहीं हुए हैं, अभी बस ये अभी मतलब बस ये है कि अभी जब तक अभी आपको चीजें क्लियर होगी आगे, जब तक इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रूव नहीं करते तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी ये लाइमलाइट इन द सेंस अब ये पब्लिक में है कि ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अब ये इंप्लीमेंट नहीं हुए। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स हैज केप्ट द रूल्स इन अबेयंस pending a review by a committee comprising of senior advocates, member of Bar Association and Bar Council of India. The amendment also requires Chief Justice of India approval before coming into effect, which has not yet been obtained. इन अमेंडमेंट को इफेक्ट में आने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा, जो कि अभी नहीं लिया गया है।
लेकिन ये कुछ रूल्स ऐसे थे कि इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस अभी से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं कि ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके से जो जो एडवोकेट्स वगैरह हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। The intent is clear. The intent behind these amendments is betrayed by the event that preceded their introduction. On May 15, 2020, 22 senior advocates addressed an open letter urging the Supreme Court of India to intervene in migrant crisis. A retired judge of Supreme Court also wrote an article on May 28 condemning the court's inaction in this regard. ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड जानो। अब इसका बैकग्राउंड जानना है तो अब हम देखते हैं कि हुआ ये था जब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब आपने देखा होगा तो मई में माइग्रेंट क्राइसिस थे। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा अनलॉक हुआ, अप्रैल में तो नहीं था लेकिन मई में हमने देखा था कि क्या माइग्रेंट क्राइसिस हमें देखने को मिला था। तब कुछ एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट से बोला था कि इनकी क्राइसिस में भैया आप इनकी मदद करो, किस हिसाब से यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स रोड पे उतर आए हैं, वो घर जा रहे हैं, कुछ रास्ते में ही उनकी मौत होती जा रही है। तो उन्होंने एक ओपन लेटर किया था, ठीक है, प्रेस में। तो इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और इनको लगा कि ये एक तरीके से आप अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपका कंडक्ट है, आप उससे बाहर जा रहे हो, आप हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि जो फॉर्मर जज भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फॉर्मर जज भी हैं, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया था सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को भैया एक्शंस लेना चाहिए। अब बार वाले, अब जो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो 12 एडवोकेट थे, इन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज किया था एक हद तक से कि इनको भी प्रेस में आके इनको भी ये 22 एडवोकेट्स को ऐसे सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठानी थी। और कुछ फॉर्मर जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया कि हाँ वो सही तो बोल रहे थे भैया, तुमको कोई एक्शंस लेना था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दोनों का बैलेंस बराबर है। This was followed by an attack on legal news portal Live Law for an article that was critical of Bar Council of India chairman मनन कुमार मिश्रा। अब ये भैया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन थे, कौन थे, मनन कुमार मिश्रा। अब इनकी थोड़ी सी स्टोरी जान लो। इनकी स्टोरी में ये हुआ था 2014 में इन्होंने ओपनली अनाउंस किया था, मतलब इन्होंने ओपनली अपने आपको ये बताया था कि मेरे बीजेपी से अलायंस है और जो मेरी आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के टुवर्ड्स टिल्टेड है। ठीक, तो ये बार बार देखा जा रहा है कि ये बार बार है ना बीजेपी को ओपनली बचाते हैं, बार बार बीजेपी के हित में ये कोई भी चीज बोलते हैं। लाइक कोई भी चीज होती है तो बार बार ये प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर देते हैं या फिर ये बीजेपी के हित में बात बोलते हैं, चाहे कितने भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हो। तो यहाँ पे सवाल ये था कि ये जो है मनन कुमार मिश्रा है, ये क्या है, चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, लेकिन ये क्या है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज नियरली 1.7 बिलियन एडवोकेट्स। ये जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड है तो ये उस बॉडी के हेड है ना, मतलब ये जितने भी एडवोकेट इनके अंडर आ रहे हैं ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पर्सनल ओपिनियन है। वो जब अपने ओपिनियन दे रहे हैं तो वो एक इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, मतलब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ओपिनियन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो मान लो बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं तो इससे क्या इमेज जा रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीजेपी के फेवर में है, बिकॉज यहाँ पे उनके पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज नियरली 1.7 बिलियन एडवोकेट्स। तो इनका यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बार बार, जैसे हम अगर देखें तो जब एंटी सिटीजनशिप, ये जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेके प्रोटेस्ट भी चल रहा था, तब इन्होंने बोला था इलिटरेट इग्नोरेंट मासेस, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बोला इलिटरेट इग्नोरेंट मासेस, जबकि इनको कुछ बोलना ही नहीं था। देखो, हर इंसान के पर्सनल व्यूज होते हैं, इनके पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, इनको सामने आके क्या करना। ठीक है, आप अपने कुछ ओपिनियन या आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स टिल्टेड हैं, आप अपने ओपिनियन क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, आपके वो पर्सनल व्यूज हैं जब आप किसी एक अच्छी पोस्ट पे हो। ठीक, अब मान लो मेरा भी कुछ ना कुछ ओपिनियन होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, आपका भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वीडियो के सामने खड़ा होकर बोलूंगा कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, वो पार्टी बहुत, नहीं ना, वो पर्सनल ओपिनियन होते हैं इंसान के। लेकिन जब आप कोई ऐसा जो पब्लिक डोमेन में काम है वहां आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा बुरा दोनों दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई और ये जो लाइव लॉ करके उसमें इनके खिलाफ आर्टिकल छपा था। ये लाइव लॉ एक पेपर है। ठीक है, लाइव लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर लॉ से आपको रिलेटेड कोई भी न्यूज वगैरह देखनी हो तो वो इसमें आती रहती, कई बार मैं भी पढ़ता हूं इससे। तो उनके अगेंस्ट में फिर इन्होंने कोई एक लेटर छापा, मतलब एक और कोई एडिटोरियल पब्लिश हुआ उस ऑथर को क्रिटिसाइज करने के लिए।
ये हुई इनकी स्टोरी क्लियर। अब नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जब इन एडवोकेट्स ने, जब ये 22 एडवोकेट्स ने जब सुप्रीम कोर्ट से माइग्रेंट क्राइसिस का बोला कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, तब इनका ये कहना था कि तुमको क्या करना, मतलब जो मदन कुमार मिश्रा थे उनका ये था कि भैया तुम्हें क्या करना वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगा। ऑल्दो मतलब ये बीजेपी को यहाँ पे बचाते हुए कि वो सरकार का काम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक टसल देखने को मिली ये जो एडवोकेट्स थे और इन सबके बीच में, ठीक है। It was in the backdrop of June 3, 2020 while India was in throes of unprecedented novel coronavirus। अब यहाँ पे राइटर जुडिशरी को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए वो ये बोल रहे हैं कि जब कोरोना वायरस आया, जब लास्ट ईयर जब कोविड 19 आया, इंडिया में लॉकडाउन लगा, तब आपने देखा होगा कि कोर्ट्स वगैरह सब बंद थे, कुछ ऑनलाइन हियरिंग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं हम सिर्फ उनकी हियरिंग करेंगे, बाकी के मैटर्स बाद में सुलझा दिए जाएंगे। वो भी अपनी जगह सही थे भैया कि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको सुलझा दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस बीच में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर सुन रहा है। अब क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक कोई इंपॉर्टेंट मैटर है क्या उस टाइम के लिए? प्रशांत भूषण वाला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मैटर चल रहा था, क्या वो इंपॉर्टेंट मैटर है? तो यहाँ पे राइटर इसको क्रिटिसाइज करते हुए कि कोर्ट भी अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स नहीं, वो मैटर्स कोर्ट से रिलेटेड था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसकी सुनवाई करी कि हम पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुनेंगे। तो ये सारी चीजें चलती रही कि ऐसा होगा। फिर जब लॉकडाउन लगा तब यहाँ पे ऐसा देखा गया, हुआ ये था जून 3 को ऐसी चीजें हुई थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग्स वगैरह बुलाई गई और इन्होंने बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि किस हिसाब से हमें बिहेव करना चाहिए। ये बात सही भी है, देखो ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से प्रोविजन लाना कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और ऊपर से फिर आपने बोला है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो लेकिन फालतू का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। तो ये जो लाइन है ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फालतू वाले क्रिटिसिज्म में, ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा? हम बार बार ऐसा बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं लेकिन बाद में फिर हमारे ऊपर ही केस हो जाता है ना कि ऐसा क्यों बोला। ये कोई बाउंड्री है जो डिफाइन नहीं करता। बहुत सारे लॉ में जैसे सेडिशन है, इन सब में यही तो है। इन सारे लॉज में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई बता ही नहीं रहा कि क्या टेररिस्ट एक्ट है क्या है। तो यहाँ पे कौन बताएगा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या नॉर्मल क्रिटिसिज्म है? ठीक है, एक कोड तो होना चाहिए कि सारी चीजें बहुत अच्छे से हो, लॉयर्स और एडवोकेट्स को भी बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जैसे जो सॉलिसिटर थे तुषार मेहता, जब ये ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही थी तो राइटर ने इनको भी क्रिटिसाइज किया। जब ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई की क्राइसिस चल रही थी तो उन्होंने कोर्ट में बोला, वी हैव टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड नॉट एज एन अनहैप्पी गर्लफ्रेंड्स एंड एडेड, लेट्स ट्राई नॉट टू बी अ क्राई बेबी। ठीक है, वो यहाँ पे एक तो इतनी लंबी, इतना ऑक्सीजन का एक तो इतना बड़ा वो चल रहा है और ये मजाक में उन्होंने ये बोला कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी। उनका बोलने का मतलब ये था कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी। एक जो अनहैप्पी गर्लफ्रेंड, जो गर्लफ्रेंड्स को मनाना जो रहता है वो थोड़ा कठिन काम होता है, तो उसका ऐसा बनाते हुए वो कोर्ट को बोल रहे हैं कि आप अनहैप्पी गर्लफ्रेंड मत बनिए, चीजें ठीक हो जाएगी, इस हिसाब से बोल रहे हैं। तो ये एक लॉयर को बोलने का शोभा नहीं देता, ऐसा वो राइटर बोल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि एक वो होना चाहिए, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक अच्छे से कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मॉडल हटा दो, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट एक होना चाहिए जिस हिसाब से एडवोकेट बिहेव करे। लेकिन लॉज, ऐसे लॉ लेके आना है कि जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये कर्टेल हो, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने सारी फिर बॉल किसके खेमे में डाल दी? उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उसमें डाल दी कि हम नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उनको उम्मीद है कि होपफुली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको रोकेंगे कि नहीं, वो अपना उस पर कॉन्सेंट नहीं देंगे इस पे, और होपफुली यहाँ पे चीजें ऐसी नहीं होगी कि जहां से इन एडवोकेट्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कर्टेलमेंट हो। आई होप आपको ये दोनों एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुलाकात होगी आपसे 230 के वीडियो में, जहां पे हम डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं 230 पे, तब तक के लिए